मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को चार चाँद लगाने के लिए हम लेकर आए हैं क्लास 12वीं आर्ट साइंस की हिंदी बुक प्लस व्याकरण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जो आपकी तैयारी को 100% स्कोरिंग की तरफ ले जाए। इस सीरीज के माध्यम से आपका हिंदी बुक प्लस व्याकरण दोनों कम समय में पूर्ण तैयारी के लिए लेकर आए हैं। अगर आप अभी तक हिंदी बुक और व्याकरण नहीं भी पढ़े हैं, तो हमारी इस सीरीज से आपका 100% तैयारी हो जाएगा। लेकिन आपको हमारे साथ डेली जुड़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। मुझे पता है कि बच्चे हिंदी सब्जेक्ट को नॉर्मल में लेते हैं और उसे लास्ट टाइम में कुछ समय में देखते हैं, अदर सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, 100 मार्क्स का होता है, जो हम 50 ऑब्जेक्टिव और उसके बाद सब्जेक्टिव के साथ में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी? क्या 23 मार्च 1931 को दी गई थी? क्या 12 मार्च 1931 को दी गई थी? क्या 4 फरवरी 1930 को दी गई थी? क्या 2 फरवरी 1929 को दी गई थी? अगर आपको आंसर मालूम हो तो कमेंट में आंसर जरूर करें ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भगत सिंह को फांसी जो दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र मामले में सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दी गई थी। 3 लोगों को दी गई थी। किन किन को? भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को। तीनों को एक ही दिन एक ही समय में फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। अगला हमारा प्रश्न है, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन के विद्यमान थे। अब यहाँ पर देखिए, प्रिंस क्रोपोटकिन जो विद्यमान थे, विज्ञान के भी थे, अर्थशास्त्र के भी थे, राजनीतिक विज्ञान के थे, लेकिन सबसे ज्यादा भूगोल के थे। है तो तीनों के, लेकिन ज्यादा में भूगोल के हैं। इसमें भी थोड़ा है, इसमें भी थोड़ा है, इसमें भी थोड़ा है, लेकिन भूगोल के। इसका सही सटीक आंसर हो जाएगा भूगोल। प्रिंस क्रोपोटकिन जो है एक प्रसिद्ध रूसी भूगोलवेत्ता है। जीव विज्ञान भी अच्छा जानते थे, लेखक भी हैं, दार्शनिक भी है और क्रांतिकारी भी थे। भगत सिंह उनके लेखन से बहुत प्रभावित थे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया? कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया मोहन राकेश को। क्या मोहन राकेश को? क्या जयप्रकाश नारायण को? जगदीश चंद्र माथुर को? या बालकृष्ण भट्ट को? इसका सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट में लिखें। इसका सही आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मध्य प्रदेश सरकार ने जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है? मेरी बांसुरी से, बोलते छन से, कोणार्क से, ओ मेरे सपने से। इसका सही आंसर हो जाएगा बोलते छन से। बोलते छन से। ओ सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित है। जो ऊपर देखे हम, जिसको अवार्ड दिया गया था कालिदास का, तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एक निबंध है। ये क्या है? निबंध है। निबंध है ओ सदानीरा। ये ओ सदानीरा क्या है? एक निबंध है। यहाँ ही लिखा हुआ है, बोलते छन से लिया गया। उनकी पुस्तक है बोलते छन, वहां से लिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? चंपारण आंदोलन में गांधी जी को किसने बुलाया था? चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? वो उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अभी यहाँ पर क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? क्या परशुराम सिंह थे? क्या दीना पाठक थे? क्या हरवंश सहाय थे? क्या जगमल चौधरी थे? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा हरवंश सहाय। इसका आंसर हो जाएगा हरवंश सहाय। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी जी के सलाहकार के रूप में हरवंश सहाय थे। हरवंश सहाय से क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? गोरखपुर बागमती नदी कहते हैं, या कोसी नदी कहते हैं, कमला नदी कहते हैं, या नारायणी नदी कहते हैं? गोरखपुर जिले नेपाल से सटा हुआ है। गंडक नदी नेपाल में बहती है, तो इसलिए नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? क्या कमला नदी के नाम से, कोसी नदी के नाम से, नारायणी नदी के नाम से, या बागमती नाम से? तो इसको कहते हैं नारायणी नदी। नारायणी नदी नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन नेपाल में एक नारायणी नाम से जाना जाता है और दूसरा काली। दोनों याद रखेंगे, काली गंडक की, काली गंडक। तो नेपाल में एक नारायणी नदी या काली गंडक, दोनों नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग जगह पर गंडक नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1962 में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे? क्या सरिका के, मतवाला, विश्व प्रेम, अछूत समस्या? इसका सही होगा आंसर सरिका। सरिका के
1962 में मोहन राकेश ने प्रतिपादन किया था। 1962 से 1963 के दौरान मोहन राकेश ने हिंदी साहित्यिक पत्रिका सरिका के संपादक रहे। कब से कब तक? 1962 से 1963 तक। 1962 से लेकर के 1963 तक जो मोहन राकेश है वो हिंदी पत्रिका जो है सरिका उसका संपादक रहे। अगला प्रश्न है, वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? क्या रामदेव दिनकर है या मोहन राकेश है, उदय प्रकाश है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है? इसका सही आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश जी रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है उर्वशी। अगर इसकी हम बात करें तो इसकी जो प्रमुख रचना है उर्वशी। उर्वशी उर्वशी इसका प्रमुख रचना है। जो पूछा जाता है एग्जाम में रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना कौन सा है? उर्वशी। अगर हम मोहन राकेश की बात करें तो मोहन राकेश का है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। ये जो पॉइंट लिख रहे हैं उसको भी आपको लिखना है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी, उदय प्रकाश जी का क्या है? वारिश। उसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है वारिस और त्रिच। वारिस और त्रिच। वारिस और त्रिच। अगला प्रश्न हमारा है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? अब देखिए, मुन्नी की बहन है, मुन्नी की चाची है, बिस्नी की पड़ोसन है, बिस्नी की बहन है। तो मुन्नी की चाची नहीं है, पड़ोसन है। मुन्नी की बहन है ही नहीं, इकलौती है। बिस्नी की बहन है, बिस्नी की बहन नहीं, उसकी पड़ोसी है, तो बिस्नी की पड़ोसन हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ की हिंदी साहित्य की कौन विधा है? विधा पूछा जाता है, क्या कहानी है, संस्मरण है, निबंध है या रेखाचित्र है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कहानी की बात करें तो कहानी क्या होता है? कहानी का मतलब है कि जो घटना प्रधान होती है। कहानी विधा में घटना प्रधान होती है, जैसे उसने कहा था एक कहानी है। उसके बाद अगर संस्मरण की बात करें तो संस्मरण क्या है? बीती बातों को याद करके लिखा जाता है। जो बीती हुई बात होता है उसे याद करके लिखा जाता है तो उसको संस्मरण कहते हैं। उसके बाद रेखा चित्र की अगर हम बात करें तो शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र खींचा जाता है। यानी कि शब्दों से किसी व्यक्ति के बारे में या उसकी चरित्रों के बारे में या उसके चित्रों के बारे में बताया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? निबंध हो जाएगा। तो विधा पूछा जाता है अलग अलग में, कहानी किसकी विधा है, संस्करण है, रेखा चित्र है, निबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा निबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर वर्णों की संख्या है। आप देखिए, वर्ण को कितने भाग बांटा गया? वर्ण को दो भाग में, एक स्वर वर्ण है, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर्ण है, दूसरा व्यंजन है। स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है, अब व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। 11 है इसका सही आंसर। अब 11 में क्या आ जाएगा? ओ, आ, हर्षी दुर्गी, हर्षो दुर्गो। उसके बाद हो जाएगा री, ए, आई, ओ, औ तक। ये टोटल गिनेंगे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो इसकी संख्या कितना है? 11 है। अगला प्रश्न है, निम्न में आघोष वर्ण कौन है? आघोष वर्ण कौन सा है? ये घ वाला है या झ है, द है या ट है? तो यहाँ पर जो आप उच्चारण शब्द पढ़े होंगे, उच्चारण शब्द में कंठ, ये क ख ग घ, क कंठ हो जाएगा। कंठ से आता है क ख ग घ, ये कंठ से हो जाएगा। च छ ज झ तालु हो जाएगा। उसके बाद ये दंत हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ये ट ठ ड ढ मूर्धा शब्द होता है। जो मूर्धा शब्द होगा उसी को आघोष वर्ण कहते हैं। मूर्धा ट ठ ड ढ इस तरह से निकालते हैं मूर्धा शब्द, तो ये क्या हो जाएगा? आघोष शब्द हो जाएगा। तो एक उच्चारण शब्द से 2 या 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर साल, तो आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए यहाँ पर कहा गया है, क्या समदर्शी है, क्या स्मरणीय है, क्या समसामयिक है, क्या सम्मेलन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सम्मेलन हो जाएगा। अब देखिए, इस सम्मेलन जहां पर लोगों का मिलन हो उसको हम क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं। लेकिन समदर्शी क्या होता है? समदर्शी का मतलब है सबको समान दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी कहलाता है। उसके बाद अगर हम समसामयिक की बात करें तो वर्तमान समय में ये वर्तमान समय से संबंधित है। उसके बाद स्मरणीय की बात करें, याद रखने योग्य यानी कि मेमोरेबल शब्द होता है उसको स्मरणीय कहते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन हमारा, पॉकेट मार में कौन सा समास है? अगर समास की बात करें तो समास के 6 भेद है। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद। 6 भेद में यहाँ पर पूछा गया पॉकेट मार कौन सा समास है? क्या अव्ययीभाव है, क्या कर्मधारय है, द्विगु है या तत्पुरुष है? तो यहाँ पे देखेंगे पॉकेट मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला। तो पॉकेट उसके बाद मारना, पॉकेट को अगर हम अलग करते हैं उसके बाद मारना, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव। यानी कि अव्ययीभाव का मतलब है कि जब भी कोई उपसर्ग शब्द को जोड़ा जाए, जैसे इत्यादि हो गया, उसके बाद
इत्यादि के अलावा जो उपसर्ग शब्द हो गया, अशब्द हो गया, अशिक्षित हो गया, ये सारे क्या उपसर्ग हैं। उपसर्ग है जो कुछ भी शब्द मूल शब्द में पहले कुछ जोड़ा जाएगा उसको उपसर्ग शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर पॉकेट मार में पहले कुछ शब्द को जोड़ा गया है, पॉकेट मार, मार में पॉकेट को जोड़ दिया गया तो उपसर्ग बन गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव हो जाएगा। लेकिन कर्मधारय की अगर हम बात करें तो कर्मधारय इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, उसको कर्मधारय कहते हैं। जैसे महात्मा, ये क्या है, कर्म को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद तत्पुरुष की बात करेंगे तो तत्पुरुष में छह भाग होते हैं कारक के। कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं, वो उसका लोप होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष कहते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, इस तरह से सिंबल जितने होते हैं 6, तो उस सिंबल को जब भी इस्तेमाल होगा तो वो तत्पुरुष के अंतर्गत में आता है। द्विगु समास की अगर हम बात करें तो द्विगु समास में द्विगु का मतलब होता है संख्या। बस द्विगु से आपको संख्या याद रखेंगे। जब भी द्विगु समास होगा तो वो संख्या का बोध कराएगा। जैसे त्रिभुज 3, चौराहा 4, पंचवटी 5। इस तरह से जब भी द्विगु समास होगा तो कोई संख्या का बोध कराएगा, तो द्विगु से आप संख्या को याद रख सकते हैं। अव्ययीभाव में उपसर्ग, कर्मधारय में कर्म को इंडिकेट करेगा यानी कि विशेषण और विषय को, तत्पुरुष में कारक के सिंबल को, और द्विगु में संख्या को। अगला प्रश्न है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, किस कारक का उदाहरण है। अब यहाँ कारक से ही पूछा गया आपको, क्या संबंध कारक है, क्या करण कारक है, क्या संप्रदान कारक है या अपादान कारक है। तो यहाँ पे करण कारक है। संबंध में का के आता है इसका सिंबल, संप्रदान के लिए आता है, अपादान होता है से, यहाँ पर से का बोध होता है विक्षोभ होना, अलग होना। पेड़ से पत्ता गिरा, ये पेड़ से पत्ता गिरे। इस तरह से जब किसी चीज से कोई अलग होता है, बिछड़ता है, तो वहां पे से लगता है, से लगता है तो यहाँ अपादान हो जाएगा। यहाँ पर संप्रदान के लिए, जब किसी के लिए काम किया जाए तो वहां पर के लिए लगता है। संबंध हो गया, जब हम किसी चीज का रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं काके के साथ, नारेनी के साथ, रारे के साथ, तो वहां पे संबंध कारक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साधुओं की संगति के बारे में बताया गया, बुद्धियों के सुधारने के बारे में बताया गया, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका करण कारक। अगला प्रश्न है, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। क्या भटकना होता है, क्या सह जाना होता है, क्या घर बेचना होता है, विवाह करना होता है। तो घर बसाना का मतलब होता है विवाह करना। ऐसे भी आप लोकों में सुने होंगे, लोकोक्तियां में सुने होंगे, आम भाषाओं में सुने होंगे, घर बसा लो, घर बसा लो, तो उसका मतलब होता है विवाह करना। अब यहाँ पर भटकना, भटकना का मतलब इधर उधर घूमना, भटकना का मतलब इधर उधर घूमना। उसके बाद घर बेचना का मतलब क्या होता है, अपनी संपत्ति को बेच देना। सह जाना का मतलब होता है बर्दाश्त करना। तो यहाँ पर घर बसाना का मतलब होता है विवाह करना। अगला प्रश्न है, कृपा शब्द का विशेषण क्या है। कृपा शब्द का विशेषण क्या है, कृपण है क्या, कृत है क्या, या कर्मिक है। तो कृपा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, कृपान हो जाएगा। तो कृपान, कृपान किस में है, कृपण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कृपण। कृपण का अर्थ होता है कंजूस, ये कृपा है, कृपण का सही अर्थ क्या हो जाएगा, कृपा, कृपण। कृपण का मतलब होता है कंजूस, कंजूस, कंजूस। तो ये देखिए कृपण है, तो कृपा का विशेषण क्या हो जाएगा, कृपण। अब यहाँ पर कृपालु क्या होता है, कृपालु का मतलब होता है, ये जो कृपालु है, कृपालु का मतलब होता है दयावान, दया करने वाला। कृत का अर्थ होता है खरीदा हुआ। कर्मिक का अर्थ होता है कर्म के अनुसार, कर्मिक का मतलब कर्म के अनुसार। कृपालु का मतलब दयालु, दया करने वाला। कृत का अर्थ होता है खरीदा हुआ, और यहाँ पर इसका सही विशेषण हो जाएगा कृष्ण। तो क्या हो जाएगा इसका, कृपण, कृपण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिद्धेश्वर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे। क्या वो 21 वर्ष के थे, क्या 26 वर्ष के थे, क्या 20 वर्ष के थे, या 24 वर्ष के थे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 21 वर्ष के थे। 1929 इस डेट को याद रखेंगे, 1929 में प्रकाशित हुई थी, तब वो 21 वर्ष के थे। रामधारी, ये जो प्रणभंग है पुस्तक, इनकी कविता की जो एक पुस्तक है, काव्यखंड की एक पुस्तक है प्रणभंग, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी, तब वो रामधारी सिद्धेश्वर कितने वर्ष के थे, 21 वर्ष के थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 21 वर्ष। 1929 याद रखिएगा प्रकाशित होने का, और किताब का नाम क्या था, प्रणभंग था। अगला प्रश्न है, रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे गिर पड़ा, क्या पिंटू, महेश्वर, मालती या टीटी। इसका सही आंसर हो जाएगा टीटी। पिंटू तो कोई नाम ही नहीं था उस कहानी में, महेश्वर उसके पति था, मालती के पति है, और मालती इसकी पत्नी है। इसके मालती के छोटा बच्चा था ये टीटी। ये या तो सोता रहता था या रोता रहता था, पलंग पर खेलते खेलते क्या हुआ, नीचे गिर गया था, उसी को हम टीटी कहते हैं, टीटी नाम रखा गया था इसका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टीटी। अगला प्रश्न है, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है। किसने कहा यह शब्द को, क्या लाला लाजपत राय ने कहा, क्या सुखदेव जी ने कहा, क्या करतार सिंह सराभा ने कहा, या भगत सिंह ने कहा। किसने कहा, इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने कहा।
भगत सिंह ने कहा विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। क्या इस बात से आप सहमत हैं कि जो विपत्तियां हमारे साथ आती हैं वो हमें पूर्ण करती है? जब तक विपत्तियां ना आए तब तक हम अधूरे हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है, भगत सिंह उन्होंने यह बात अपनी किस में लिखी? आत्मकथा में। भगत सिंह ने आत्मकथा, उन्होंने उन्होंने ये बात को विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं, ये कहाँ लिखा? अपनी आत्मकथा में लिखे हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? क्या यौगिक शब्द कहते हैं, या रूट शब्द कहते हैं, योग रूट शब्द कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? शब्द के भेदों में से यहाँ पर पूछा गया है। तो रूट शब्द, इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? रूट शब्द। रूट शब्द वो होते जैसे कल लिखे, कल को दो भाग करेंगे, को अलग कर देंगे प्लस का लो अलग कर देंगे, इन दोनों में से अलग अलग, दोनों अलग अलग हो जाएगा तो अर्थ नहीं देगा, यानी कि इसका खंडित करने के बाद, टुकड़ा करने के बाद कोई अर्थ ना दे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रूट शब्द। लेकिन यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द की अगर हम बात करें तो यौगिक शब्द दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पर्यायवाची शब्द, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में जैसे विद्यालय लिखते हैं, विद्यालय, अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो विधा हो जाएगा प्लस आले हो जाएगा, विधा प्लस आले। विधा मतलब ज्ञान, आले मतलब जगह जहाँ ज्ञान को अर्जित किया जाता हो। इसमें दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ, सार्थक अर्थ हो तो उसको हम क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। लेकिन अगर टुकड़ा करने के बाद, जैसे इसको टुकड़ा किए, टुकड़ा करने के बाद कोई अर्थ नहीं देगा तो रूट शब्द कहेंगे। लेकिन योग रूट क्या हो जाएगा? योग रूट होगा जो कोई विशेष अर्थ देगा। जैसे कोई नाम ले लीजिए, जैसे पंकज बोलते हैं, पंकज, पंकज का मतलब क्या होता है? कीचड़ में उगने वाला। पंकज, जैसे कमल उगता है कीचड़ में तो उसको पंकज बोलते हैं। अब अपना नाम का कुछ अर्थ निकालिए, मेरे नाम का कुछ और अर्थ होगा तो उसको हम योग रूट कहेंगे। तो क्या बोले कि रूट शब्द क्या हो गया? जिसका टुकड़ा करने के बाद सार्थक अर्थ ना हो। उसके बाद योग रूट में क्या बोले? जो संधि विच्छेद हो, यानी कि दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ उसका विच्छेद करने के बाद, अलग करने के बाद। और योग रूट में क्या बोले? जो विशेष अर्थ दे या कोई तीसरा अर्थ दे उसे योग रूट कहते हैं। अगला है आम्र शब्द क्या है? क्या तत्सम है, तदव है, देशज है, या विदेशज है? तो आम्र, आम्र का मतलब होता है आम, आम्र का मतलब होता है आम। आम्र शब्द क्या है? तत्सम है, यानी कि संस्कृत की भाषा है ये। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत की भाषा हिंदी में ज्यों का त्यों आ गया हो, कोई बदलाव नहीं किया गया। तद्भव क्या हो गया? संस्कृत के ही भाषा में कुछ बदलाव करके हिंदी में जोड़ा गया हो, उसको हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तद्भव कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या लिखें? आम्र, आम को क्या लिखे हैं? आम्र। उसके बाद अगर हम बात करें नदी, नदी ये भी क्या है? तद्भव है। या फिर कहते हैं आँख, नेत्र को क्या बोलते हैं? आँख, ये भी क्या है? मनुष्य, मनुष्य, मानव को मनुष्य या मनुष्य संस्कृत शब्द है, मानव ये तद्भव शब्द है, उसके बदला हुआ रूप है। देशज क्या हो गया? जिस शब्द की उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई हो उसे हम देशज कहेंगे। जैसे यहाँ पर अगर एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आप बताइए? लोटा हो जाएगा, लोटा हो जाएगा, पगड़ी हो जाएगा, पगड़ी हो गया जो फेमस एग्जाम्पल है, पगड़ी हो गया। उसके बाद थाली, थाली हो गया। उसके बाद खिचड़ी हो गया, खिचड़ी हो, खिड़की हो या झोला हो, ये सारे क्या हो जाएगा? हमारे ये देश शब्द है, हमारे ही देश में इस शब्द की उत्पत्ति हुई हो। विदेशी क्या हो गया? वे शब्द जो विदेशी भाषा से आकर हिंदी में जुड़ गया हो उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे किताब है, दुकान है, बाल्टी है, स्कूल है ना, ये सारे शब्द हैं जो विदेशी है। कुछ फारसी के हैं, कुछ अरबी के हैं, कुछ जो अंग्रेजी के हैं, इस तरह से कुछ तुर्की है, कुछ पुर्तगाली है, इस तरह से शब्दों को लिया गया। अगला प्रश्न है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ये सीधा सीधा डिफिनेशन को दिया गया। किसका डिफिनेशन? शब्दों का डिफिनेशन को दिया गया। शब्दों का डिफिनेशन ही होता है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। संज्ञा, वचन, कारक। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा पढ़े होंगे, संज्ञा कितने भेद है? संज्ञा का अगर मुख्य भेद कहेगा तो 3, वैसे कितने भेद होते हैं? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा। क्या क्या बोले? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और दरवाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा। और ये पांचों के अलग अलग पूछे जाते हैं। व्यक्तिवाचक क्या कहते हैं? किसी विशेष खास नामों को व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक क्या कहते हैं? जो विशेष एक जाति के बोध कराता है उसे जातिवाचक कहते हैं। उसके बाद है आपका भाववाचक क्या हो गया? जो हमारे फीलिंग से जुड़ा होता है, जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे दुख है, दर्द है, ये सारे आ जाएगा। समूहवाचक हो गया जो एक झुंड या समूह को बोध कराएगा, जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया।
उसके बाद जो सभा हो गया, उसके बाद पुलिस के दल हो गया, ये सारे समूहवाचक में आ जाएगा। उसके बाद है दर्ववाचक में, जिसे माप तौला जा सकता है उसे दर्ववाचक कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्लियर हो गया। वचन क्या हो गया, जिसमें एक या दो से अधिक चीज़ों का वर्णन किया गया हो तो उसे हम वचन कहते हैं। एक वचन और बहुवचन में बांटा गया है। कारक हो गया, कारक के 8 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। इसमें क्या बताएं कि 5 भेद, 5 भेद या 5 भेद याद रखना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, हाँ 5 भेद याद रखना है। इसमें 8 कारक में कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान के, अपदान से, इस तरह से आप याद रखेंगे। 8 भाग होते हैं। सिंबल पूछा जाता है कारक के, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका शब्द हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता। रूपांतरण मतलब बदला नहीं जा सकता। वचन को बदल सकते हैं, वचन को बदल सकते हैं। जैसे वचन को हम बदलेंगे तो क्या कहते हैं, चनौ या फिर वनच्छ, ऐसे बदल सकते हैं। यानी कि उसका अर्थ मतलब कुछ और निकाल सकते हैं। लिंग को बदल सकते हैं, कारक को बदल सकते हैं, लेकिन अव्यय को नहीं बदल सकते। तो रूपांतरण का मतलब उसका कोई रूप का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, रूपांतरण कहते हैं। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, आज, इसको नहीं बदल सकते, ये क्या है, रूपांतरण शब्द नहीं। याद रखेंगे, ये फेमस एग्जाम्पल है आज। उसके बाद एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, धीरे, धीरे, तो ये धीरे हो, चाहे आज हो, या फिर यहाँ पर एक दिया है अव्यय। ये तीनों शब्द जो दिए हैं इसका रूपांतरण नहीं हो सकता, रूप को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। चाहे वो किसके आधार पर, वचन के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, कारक के आधार पर हो, या काल के आधार पर हो, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर हो जाएगा अव्यय। अगला है, काल के कितने भेद होते हैं। सीधा सीधा पूछा, काल के कितने भेद होते हैं। आप टेंस पढ़े होंगे इंग्लिश में, टेंस के कितने भेद है, बिल्कुल याद है, 3 भेद, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यहाँ भी हो जाएगा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इसके सही 3 भेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने राघव को मारा था, उसने राघव को मारा था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में हमें बताएं कि इसी तरह से कंटिन्यू रखें सेशन को, या और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करें या कम एक्सप्लेनेशन करें।